तारीफ क्या पूछते हो दोस्तों। मैं मोहब्बत का सुरीला साज हूँ, जिस पे है नजरे इनायत आपकी। मैं उसी विनोद की आवाज हूँ। उपस्थित हूँ दोस्तों द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 106 लेकर। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 106 को हम आरंभ करें उसके पहले सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। जो वरिष्ठ हैं उन सभी को प्रणाम, जो समकक्ष हैं उन्हें नमस्कार, और जो अनुज हैं उन सभी को स्नेह। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जो आप सभी इतना प्यार दुलार रिकॉर्डिंग क्लब को देते हैं और इंतजार करते हैं हमारी रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी का। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समूची रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति आपके प्रति शुक्रगुजार है। आप हैं तो रिकॉर्डिंग क्लब है, और रिकॉर्डिंग क्लब है तो दृष्टिबाधितों का सशक्तिकरण भी संभव है। तो आप यूं ही अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीष रिकॉर्डिंग क्लब को देते रहें, ताकि रिकॉर्डिंग क्लब आप सभी के सहयोग से देश दुनिया के दृष्टिबाधितों को सशक्त करने के अपने ध्येय को पूरा कर सके। साथ ही उन सभी साथियों को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हमारे रेडियो मधुबन के कार्यक्रम हमराही को सराहा है। देखिए, कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब उसको श्रोता मिले, और रेडियो मधुबन का जो प्रोग्राम है वह एक खास मकसद से तैयार किया जाता है। मकसद यह कि समाज, जो सामान्य समाज है, वो दिव्यांगजनों के प्रति जागरूक हो सके। जो कहीं कहीं किसी भी प्रकार की नासमझी के कारण भेदभाव किया जाता है, वह भेदभाव समाप्त हो सके और समाज में समरूपता आ सके। रिकॉर्डिंग क्लब ने इसी उद्देश्य के साथ रेडियो मधुबन के साथ हमराही प्रोग्राम बनाने का निर्णय किया, जिसके 2 एपिसोड आप सुन चुके हैं। पहले एपिसोड में आपने जीतूराम जाट जी और दीपाली जी को सुना। दूसरे कार्यक्रम में मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ कुछ अपने विचार आपके साथ साझा कर सकूं, और आप सभी ने उसको बहुत सराहा है, बहुत सुना है। मैं उन सभी साथियों से, जो युवा साथी हैं, जो किसी न किसी रूप में अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करना चाह रहे हैं, विवाह संबंधी सोच रहे हैं, शादी का विचार बना रहे हैं, उन सभी साथियों से आज पुनः द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब 106 के माध्यम से यह गुजारिश करूंगा कि आप स्वयं अपना निर्णय करें। जब आप स्वयं निर्णय करेंगे तो आप अच्छे से
हर समस्या का, हर परेशानी का, हर दिक्कत का सामना कर सकेंगे। आपके मन मस्तिष्क पर स्पष्टता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। प्रायः मैं देख रहा हूं, जो अभी हम विवाह परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं, उसमें हमारे साथी ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। जो रोजगार शुदा हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में समय जो है वह हद से निकलता जाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है, ना तो मेरे लिए ना आपके लिए। समय की जो गति है वह समय काल के अनुसार आगे बढ़ती रहेगी। आपको निर्णय करना है कि आप उस समय के साथ चलें और स्पष्ट रूप से निर्णय करें कि हमें हमारे भविष्य में क्या करना है, विशेषकर शादी विवाह को लेकर। हमें किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ साथी जो हैं वो सामान्य की अपेक्षा रखते हैं। सामान्य नहीं मिलती है तो बोले पार्शली, आंशिक दृष्टिबाधित होगी चलेगी, या अदर विकलांगता से होगी तो चलेगी। ये तमाम बातें अभी हमारे सामने आ रही हैं। हालांकि हम भी चाहते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार ही आप जीवन साथी को चुन सके, फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें कोई समझौता करना होगा ताकि हम समय पर कोई निर्णय कर सके। देखिए, आज जो है उसे हम सबको स्वीकारना होगा। कल क्या होगा यह तो मैं भी नहीं जानता हूं और आप भी नहीं जान पाएंगे। वह भविष्य के गर्भ में है और समय आने पर ही वह हम सबके सामने आएगा। इसलिए आप सभी स्पष्ट निर्णय करें और सही समय पर सही जीवन साथी चुने, जो कि रिकॉर्डिंग क्लब चाहता भी है। मैं बात करूंगा रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 106 की, किंतु उसके पहले एक बात और। विगत दिनों यानी कि 26 जुलाई और 29 जुलाई यानी कि जो सप्ताह अभी बीत रहा है, इन दोनों ही दिनों में हमें कुछ खमियाजा भुगतना पड़ा है। 26 जुलाई को पूर्व निःशक्तजन आयुक्त आदरणीय प्रसन्न कुमार पिंचा साहब का असामयिक निधन हुआ और पिंचा साहब की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। उन्होंने दिव्यांग जनों के लिए जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है, अमूल्य है। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग क्लब के घनिष्ठ साथी रहे, रिकॉर्डिंग क्लब के सहयोगी, रिकॉर्डिंग क्लब के सदस्य, वरिष्ठ साथी आदरणीय ललित सोनी जी का दुखद निधन 29 जुलाई को हुआ कोरोना महामारी के चलते। तो मैं इन दोनों ही दिवंगत आत्मा को समूची रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से आज पुनः एक बार श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि
वह इन दोनों ही दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में यथोचित स्थान प्रदान करे और जो क्षति भ्रष्टबाधित समाज को हुई है उसको किसी अन्य व्यक्तित्व के माध्यम से पूरा करने का वे हमें वरदान दे। साथियों, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 106 को प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य जो मिला है उसके लिए मैं भाई संदीप त्रिवेदी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त क्या करूं, यूं कहूं कि यह उनका बड़कपन है कि वह हर सदस्य को इस रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी में शामिल करना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब उन सभी साथियों का, न केवल मेरा बल्कि उन तमाम सैकड़ों साथियों को इस क्लब के माध्यम से मंच प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि किसी न किसी रूप में रिकॉर्डिंग क्लब के साथ रहे हैं। और जब जहां जहां समय मिलता है, रिकॉर्डिंग क्लब अपने साथियों को भरपूर सहयोग करते हुए प्लेटफॉर्म देता है कि वह अपनी बात, अपनी प्रतिभा को समाज के सामने रख सके। आपने देखा हो, रेडियो मधुबन के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, चाहे वो मन की आंखों से हो, हमराही हो या संगीत कंपटीशन हो। उन सभी में रिकॉर्डिंग क्लब ने अपने साथियों को यथोचित स्थान देने का प्रयत्न किया है। तो जिस प्रकार भाई संदीप त्रिवेदी ने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 105 का समापन किया था, वह बहुत रोमांचक था। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि मैं किस प्रकार से लोगों को ग्रुप में जोड़ने हेतु व्यवस्था करता था, यानी कि जिसे ग्रुप में जोड़ना होता था उसके नाम के आगे जे लगा दिया जाता था। अब मैं भी काफी सस्पेंस में था कि आखिर वो व्यक्ति है कौन, किसे यह सौभाग्य मिलेगा कि वह पार्ट 106 प्रस्तुत करे। उस समय मुझे बिल्कुल भी यह आभास नहीं था, कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं थी कि यह गुमनाम व्यक्ति मैं अर्थात विनोद गढ़वाल हो सकता है। और मैं हमेशा रिकॉर्डिंग क्लब की जो स्टोरी आती है उसको उसी समय सुन लेता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन मैं सुना तो सही, मगर मैंने बीच में ही उसको रोक दिया। 15 मिनट 49 सेकेंड तक की मैंने स्टोरी सुनी और उसके बाद की नहीं सुनी। जब बुधवार को हमारी चर्चा हुई तो मैंने संदीप जी से पूछा कि भाई कौन है जिसको जे पर आपने रोका है, नाम के साथ जे लगाकर रोकते थे और वही अब पार्ट 106 लेकर उपस्थित होने वाला है। तो उन्होंने कहा मुझे, संदीप जी ने, कि यार विनोद जी इस बार लगता है कि आपने स्टोरी नहीं सुनी। तो मैंने बोला हाँ, 15 मिनट 49 सेकेंड की मैंने सुनी है, पूरी तो अभी मैंने स्टोरी नहीं सुनी है। तो उन्होंने कहा पूरी आप स्टोरी पहले सुनो और उसके बाद मुझसे ये बात कहना। तो अब मैंने उत्सुकतावश पूरी स्टोरी सुनी
और फिर फोन लगाया। मैंने स्टोरी सुन ली है पूरी, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आप किसकी ओर इशारा कर रहे हो। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए नहीं समझ रहा हूं क्योंकि मैंने तो यह सोच के रखा है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं रिकॉर्डिंग क्लब को अपनी सेवाएं देता रहूंगा। तो मैं नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो बातें संदीप जी कर रहे हैं वो मेरे लिए हो सकती है। संदीप जी ने कहा, विनोद जी, मैं चाहता हूं या जो मेरा इशारा है वह आपके लिए है और आप ही वो व्यक्ति हो जो कि पार्ट 106 लेकर रिकॉर्डिंग क्लब को की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाएगा। मैंने उनसे कहा कि संदीप भैया, अभी मेरा समय नहीं आया है और अभी आप ही कंटिन्यू करो या मुझसे काफी वरिष्ठ लोग हैं उनको ले आओ। तो उन्होंने कहा कि जिनको आना था वो आ चुके हैं, अब बारी आपकी है और अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रिकॉर्डिंग क्लब की जो कहानी है उसको अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहोगे या यहीं पर रोक देना चाहोगे। बड़े, मैं तो विदा ले चुका हूं, आपने सुन लिया है। हाँ, ये तो सुन लिया है। तो बोले, अब आपके ऊपर यह निर्णय मैं छोड़ता हूं कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब आगे बढ़ेगी या फिर यहीं रुकेगी। ठीक है भाई, संदीप जी का जो क्या कहूं आदेश, निर्देश, निवेदन किसी भी रूप में मैंने स्वीकार किया और आज मैं आपके बीच द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 106 लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, मैं बारंबार यह कह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग क्लब हर उस साथी का ध्यान रखता है जो कि किसी न किसी रूप में रिकॉर्डिंग क्लब को सहयोग देता है और इसीलिए हम बार बार यह कहते हैं कि चाहे धन से ना दीजिए मगर प्रतिक्रियाओं से सहयोग अवश्य दीजिए। आपकी जब प्रतिक्रिया हमें मिलती है तो हम नई ऊर्जा के साथ कार्य करने हेतु उत्सुक होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसलिए आप सदैव अपनी प्रतिक्रियाएं जारी रखें और जो सक्षम है वह रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें। बहुत सारी बातें हो गई। आपने कहा, सोच रहे होंगे आप कि ये विनोद सर तो जो है लेक्चर ही दे रहे हैं, कहानी की तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 106 को आरंभ करने से पहले कुछ आरंभ तो हो चुकी है, सफर अब मेरे साथ जारी है और अब देखना होगा कि आप किस समय तक मुझको सुनने की क्षमता रखेंगे। संदीप जी कहते हैं कि विनोद जी, आप बोलने को चालू होते हो तो आप रुकते नहीं हो, इसलिए देखकर रिकॉर्डिंग करना। तो उनकी इस बात को भी ध्यान में रखता हूं। किंतु रिकॉर्डिंग क्लब से मेरे जुड़ने की कहानी मैं बताऊं उसके पहले मैं आप सभी के साथ अपना संक्षिप्त जीवन वृत्तांत भी शेयर करना चाहूंगा। अब देखिए, 106 संदीप जी ने मुझको क्यों दिया, थोड़ा सा मैंने इसको गहराई से सोचा। तो 106 का जो 6 है, 6 जो है, इसका मेरे जीवन में बहुत महत्व रहा है और हो सकता है संदीप जी ने इसी कारण मुझे 106 के साथ उपस्थित होने का अवसर दिया। यह एक संयोग है कि 6 मई को ही मेरा जन्मदिन आता है। 6ठे महीने में ही मेरी नौकरी लगी। 2006 वह वर्ष था जब मैं शासकीय सेवा में आया। यानी कि 6 काफी
कहना चाहिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 6 मई को मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म जो है वो मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी, वर्तमान सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ही सन 1983 को हुआ। नगर निगम के पास एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट नर्सिंग होम, वहां पर हुआ था। रात्रि या प्रातःकालीन जो कहें आप, 2:05 पर। दिन मंगलवार शायद था। और जो जन्म है वह कह सकते हैं कि काफी विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में रहा। मेरे पिताजी एक मिल मजदूर थे। आप जानते होंगे कि इंदौर में 5 कपड़ा मिलें प्रमुख थी: मालवा, स्वदेशी, हुकुमचंद, राजकुमार और कल्याण। वर्तमान में ये सभी मिल जो है वो बंद हो गई है। तो मेरे पापा कल्याण मिल में जो रिंग फैक्टर होते हैं उसके सुपरवाइजर थे, और मम्मी जी जो हैं वो गृहिणी थी। घर में, परिवार में मैं मेरे माता पिता की पहली संतान थी, अर्थात मैं सबसे बड़ा हूं घर में। और पहले संतान होने के नाते काफी हर्ष उल्लास के साथ मेरे जन्मोत्सव को मनाया गया। मेरा जन्म एक सामान्य बालक के रूप में हुआ था। सामान्य होने के कारण कभी यह आभास नहीं था कि आगे चलकर मैं दृष्टिबाधित हो सकता हूं। तो प्रारंभिक जो बाल अवस्था रही वह काफी हर्षोल्लास के साथ रही। उसके बाद मेरे 3 भाई बहन और हुए। घर में हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा मैं, मेरे से छोटी एक सिस्टर है, और फिर 2 मेरे से छोटे भाई। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है नर्सरी से 2nd तक वह सेवा केंद्र नयापुरा इंदौर में हुई। तत्पश्चात मैं नगर निगम निकट सरस्वती महिला शिक्षण सेवा संघ में कक्षा 3री से 8वीं तक अध्ययनरत रहा। अब यहाँ पर 1 और 6 का जो आंकड़ा है मेरे साथ, वो आपको बताना चाहूंगा। संक्षिप्त परिचय ही मैं देता हूं अपना। कक्षा 6 में जब मैं आया तो मुझे महाराजा यशवंत राव जो चिकित्सालय है, जिसे आप लोग MY के नाम से जानते हैं, इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, इसने दृष्टिबाधित संबंधी जो मेडिकल बोर्ड होता है वह प्रदान कर दिया। हुआ यूं था कि कक्षा 30 में मैं जब आया था, कक्षा 3री से मुझे यह नोटिस किया जाने लगा मेरे टीचरों द्वारा कि मुझे आंखों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत जरूर है। घर की परिस्थितियां काफी विकट थी और मेरा पढ़ाई में काफी दिमाग था, जिसके चलते सरस्वती महिला शिक्षण सेवा संघ जो था विद्यालय मेरा, उसकी शिक्षिकाओं ने कंट्रीब्यूशन करके मेरा काफी इलाज करवाया। जहां पर भी आई स्पेशलिस्ट थे, नेत्र विशेषज्ञ, उन्होंने मेरा इलाज करवाया, मेरा चश्मा वगैरह भी बनवाया। और इस सारे कार्य को वो, जब मैं स्कूल जाता था तो वहां से स्कूल के एक शिक्षिका और प्यून, जब भी जैसा रहता था समय, वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे और मेरा इलाज कराते थे। घर वालों से कभी भी उन्होंने इस संबंध में कोई यानी कि पैसे की डिमांड नहीं की। मेरे दिमाग को देखते हुए वही इलाज कराते थे। तो एक जो
बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है कि छठी में मुझे दृष्टिबाधित संबंधी जो मेडिकल बोर्ड है वहाँ तो प्राप्त हो गया, लेकिन मम्मी और पापा, खास तौर पर मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी प्रकार के किसी दृष्टिबाधित विद्यालय में जाऊं। यहाँ पर जानकारी मिल गई थी कि इंदौर में ऐसा विद्यालय है, विशेष विद्यालय, जहाँ पर ऐसे लोग जिनको दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, वो पढ़ाई करते हैं। मगर मम्मी ने मुझे स्कूल में नहीं भर्ती कराया। छठी 7वीं कक्षा में मेरे उन्हीं शिक्षकों को पता था कि दिमाग अच्छा है, जैसा भी मैं लिखता था वो समझ लेती थी और पास करती गई। कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा थी, 1995 की मैं बात कर रहा हूँ। 8वीं बोर्ड थी और जब परीक्षा मैंने अपने हाथों से लिखी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि राइटर वगैरह भी मिलते हैं या हमारी सहायता के लिए कोई सहलेखक मिलता है। तो कक्षा 8वीं की मैंने परीक्षा दी और जब परीक्षा परिणाम आया तो मुझे 2 विषय में सप्लीमेंट्री आई, विज्ञान और अंग्रेजी, या विज्ञान या गणित, 2 विषय थे जिनमें मुझे सप्लीमेंट्री आई। इसी दौरान मेरी मम्मी, मेरे कर्जिन चाचा हैं, मौसी जी के देवर, वो सागर में रहते थे और उनकी शादी हुई। तो मम्मी जी शादी में गई थी और ऐसे में पापा ने अपने ही मिल के किसी सहकर्मी के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यालय का पता लगाया। तो मेरे पापा मुझे, जो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ है उसका ट्रेनिंग सेंटर किला मैदान पर है, वहां पर ले गए। वहां पर श्री राजाराम बोरसे जी जनसंपर्क अधिकारी थे, उनसे मिलाया। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय है प्रकाश नगर नौलखा पर, वहां पर आप इनको एडमिट कर सकते हो। मम्मी शादी में गई थी, ऐसे में पापा ने यह निश्चय करा कि अब इसके भविष्य को बनाने के लिए मुझे इसे अब घर से दूर करना ही होगा। तो कब मैं दृष्टिबाधित विद्यालय में गया, कौन सा दृष्टिबाधित विद्यालय था जिसमें मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और मैं आगे बढ़ सका, ये तमाम बातें होंगी मगर द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 107 में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्रतिक्रिया अवश्य दें और मैं 107 में आगे की कहानी जारी रखूंगा और शीघ्र ही द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ा और कब जुड़ा और कब मुझे संदीप जी ने रिकॉर्डिंग क्लब का संचालक समिति में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।